स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम लोग अभी तक 16 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का जो नया पीडीएफ आया था 505 क्वेश्चंस का, ध्यान दीजिए सभी तरह के पीडीएफ जो जारी हो रहे हैं भारत स्किल पे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, तो आप लोग कन्फ्यूज होकर इधर उधर मत भटकिए, कोशिश करिए इनको पूरी तरह से स्टडी करने का, ठीक है। तो 505 क्वेश्चन में हम लोग 16 पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 17, जिसमें हम दो मॉड्यूल कवर करेंगे, एक है लेबर लॉज और एक है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट। इन दोनों के क्वेश्चंस इस पार्ट में रहने वाले हैं, क्योंकि लेबर लॉज में सिर्फ आपके 18 क्वेश्चंस हैं। इस वजह से हमने दोनों मॉड्यूल को एक साथ रख लिया कि आपका जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो आप किसी भी एक वर्षीय ट्रेड में, कई बार आप लोग कमेंट करते हैं कोपा के लिए है या स्टेनो के लिए, देखिए कोई भी एक साल का ट्रेड हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एंड कोई भी द्विवर्षीय ट्रेड का फर्स्ट ईयर हो ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके लिए यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। इसी में से 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो नया पीडीएफ है 505 का। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक वही रिक्वेस्ट जो हर बार हम करते हैं, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेक स्टडी आईटीआई नाम से। मॉड्यूल को एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, जिसके आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर रहे। हम लोग यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ये फिनिश हो चुका है। आज ये एंड इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके बाद जो इसके बचे क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 17 के बाद बहुत ज़्यादा आएंगे, 2 से 3 पार्ट आपके और आएंगे, और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 505 में 505 क्वेश्चन कंप्लीट। एंड अब आप लोगों को तैयार हो जाना है 25 में 25 क्वेश्चन सही करने के लिए, चाहे जितनी बार आपको इसे रिवाइज करना पड़े कर लीजिए, आप लोग ज़रूर स्कोर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। पर्सनली तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। लाइक बटन दबा देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो आगे ट्रेंड करेगी। एंड डिस्क्रिप्शन में बाकी प्लेलिस्ट की लिंक है, आगे के प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखे तो 16 पार्ट आप जरूर चेकआउट कीजिएगा उस प्लेलिस्ट से। साथ ही इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन, साथ ही ट्रेड थ्योरी की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं बाकी ट्रेड के वीडियोज़। हर एक वीडियो की तरह लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस पार्ट्स है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। एंड अगर आपके आंसर सही होते हैं तो हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टू सेफ गार्ड। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन मीन्स लेबर लॉ वाले मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। टू सेफ गार्ड द वर्कफोर्स मेनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाई। वर्कफोर्स मीन्स होता है वर्कफोर्स, आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं, कार्यबल की सुरक्षा के लिए स्पेस द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए। कानून कौन बनाता है बेसिकली, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट या कस्टमर। तो देखिए एम्प्लॉयर या कर्मचारी कानून नहीं बना सकते किसी देश में, कौन बनाता है? सरकार। ये रूल्स बना सकते हैं, कुछ नियम से बना सकते हैं, बट कानून जो बनाएगी कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट बनाती है ऐसे रूल्स जिसमें जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, वर्कफोर्स के लिए और लेबर के लिए अप्लाई होते हों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट इंश्योर्स टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री व्हिच मे बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट। कारखाना अधिनियम कारखाने में श्रमिकों के काम करने की स्थिति को विनियमित करने के लिए सुनिश्चित करता है, ठीक है। कारखाना अधिनियम का एक उद्देश्य कौन सा हो सकता है? टू प्रोटेक्ट द हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, मतलब कारखानों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। टू फोर्स वर्कर्स डू ओवर टाइम, कर्मचारियों को ओवर टाइम करने के लिए मजबूर करने के लिए, या नन ऑफ द अबव। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, अगर आप 1 से 2 बार समझें और आप ऑप्शंस पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि आंसर सही कौन सा है। तो यहाँ पे क्या सही है आपका, कि जो कारखाने में श्रमिक हैं उनकी स्वास्थ्य स्थिति की रक्षा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वाई आर लेबर लॉज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार है उसने श्रम कानून क्यों स्थापित किए हैं? टू एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, मजदूरों का शोषण करने के लिए। टू रिक्रूट वर्कर्स फास्टली, श्रमिकों की शीघ्र भर्ती करने के लिए। टू सेफ गार्ड द वर्कफोर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, यानी कार्यबल का जो शोषण होता है उसे बचाने के लिए। या टू इंश्योर दैट वर्कर्स कम टू वर्क प्लेस ऑन टाइम, यह सुनिश्चित करने के लिए जो काम करने वाला है वो समय पर काम पर आए। तो यहाँ क्या राइट आंसर है? जो लेबर लॉ इस्टेब्लिश हुआ वो इसलिए हुआ कि किसी भी वर्क फोर्स का, किसी भी कार्यबल का क्या ना हो, शोषण ना हो, उनको सुरक्षा मिले, उनकी जॉब में, उनकी फैमिली को, उनकी लाइफ को, ठीक है, कई चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉई राइट्स। एम्प्लॉई राइट्स मतलब आप कहीं भी अगर काम करते हैं, आप कहीं कर्मचारी हैं, तो आपके कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। इसमें से उसका हिस्सा कौन सा नहीं जो कि आपका अधिकार हो? प्रमोशन, बिल्कुल प्रमोशन आपका अधिकार होता है। अगर आप वहाँ कर रहे हैं तो जो भी, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उसके प्रमोशन का एक प्रावधान है, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होना चाहिए। सेफ्टी, बिल्कुल कर्मचारी की सेफ्टी भी उसका अधिकार है, उसे
अनसेफ काम नहीं कराया जा सकता। अगला है बोनस। अगर कंपनी प्रॉफिट में आती है तो वो कुछ हिस्सा अपना आपको एज ए बोनस यानी बख्शीश शेयर करती है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लास्ट है डी इंटरटेनमेंट। तो ये इंटरटेनमेंट जो मनोरंजन है ना, ये कर्मचारी का अधिकार नहीं है, ठीक है। कर्मचारी काम करते टाइम वहाँ मनोरंजन नहीं कर सकता है। ये तीनों उसके अधिकार हैं, एक एम्प्लॉयर से वो ये तीनों अधिकार मांग सकता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज। देखिए इस 505 क्वेश्चन में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? 18 ईयर्स, 14 ईयर्स, 21 ईयर्स या 15 ईयर्स? राइट आंसर इज 14 ईयर्स यानी 14 साल। अगला क्वेश्चन है 6 है, द स्टाइपेंड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप्स आर बेस्ड ऑन। जो अप्रेंटिसशिप आप करते हैं, शिक्षुता करते हैं, उसका जो वजीफा यानी स्टाइपेंड है आपका, वो किस पर आधारित होता है? जेंडर यानी लिंग पे, आप मेल फीमेल हैं उसके आधार पे, कास्ट यानी आपकी जाति के आधार पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता के आधार पे, या रिलीजन यानी धर्म के आधार पे। देखिए आप किसी धर्म के हों, किसी भी जेंडर से हों, किसी भी कास्ट के हों, आपका स्टाइपेंड मिलता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे। अगर आप आईटीआई हैं तो आपको आईटीआई पास आउट का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं तो आपको उसका स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप डिग्री या बीटेक पास आउट हैं तो आपको उनका स्टाइपेंड मिलेगा। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा आप मेल हैं, फीमेल हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई क्या हैं, कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, हु ऑल आर कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI जिसे बोलते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कौन आते हैं? कैजुअल एम्प्लॉय जो आकस्मिक कर्मचारी हैं, टेम्पररी एम्प्लॉय यानी अस्थायी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय संविदा कर्मचारी, या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर यहाँ पे ESI एक्ट के अंतर्गत सभी कर्मचारी आते हों, चाहे कैजुअल हों, चाहे टेम्पररी हों, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हों, उन्हें आपको राज्य बीमा अधिनियम जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है उसके अंतर्गत ले आना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टाइपेंड्स आर प्रोवाइडेड स्पेस बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है और आपके उद्योग यानी इंडस्ट्री का नेचर है, उसके आधार पर स्टाइपेंड दिया जाता है। क्या, कब दिया जाता है? ईयरली यानी सालाना, वीकली यानी साप्ताहिक, मंथली यानी महीने में एक बार, या डेली यानी रोज। तो स्टाइपेंड कैसे मिलता है आपको? मंथली मिलता है, महीने में एक बार मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पेस इज डिफाइंड एज रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंस और पेमेंट फॉर द वर्क डन। स्पेस कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको किए गए कार्य के लिए वेतन, भत्ता या भुगतान के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है? पे यानी भुगतान करना, वेज यानी वेतन, ऑनोरेरियम यानी मानदेय, या मनी यानी पैसे। तो यहाँ पे उसे हम कहते हैं वेज यानी वेतन, जिसमें आपका सैलरी, अलाउंस ये सब कुछ इन्वॉल्व होकर आपको मिलता है, उसे हम कहते हैं वेज यानी वेतन आपका। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स EPF इज इंश्योर्ड थ्रू द। EPF के प्रति नियोक्ता का जो योगदान होता है, देखिए जब आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका 12% जो आपकी सैलरी से कटता है EPF में, उसमें एम्प्लॉयर भी उसी इतने 12% का कंट्रीब्यूशन करता है। सपोज करिए आपकी सैलरी से 1000 कटे तो एम्प्लॉयर भी उसमें 1000 मिलाएगा, ये 2000 रुपये आपके EPF में जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है उसको कौन सुनिश्चित करता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयर परमानेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविजनल फंड एक्ट, या एम्प्लॉयर प्रोविजनल फंड एक्ट? राइट आंसर आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, ठीक है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेजेज इन द इंडियन सोशल सिस्टम इज द स्पेस इन इंडिया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मजदूरी के संबंध में एक समस्या भारत में हमेशा रही है, वो क्या है? जेंडर पे गैप यानी लिंग वेतन अंतर, प्रॉफिट यानी फ़ायदा, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, या टैक्स यानी कर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर एक्चुअल में जेंडर पे गैप। जनरली क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनको सेम काम के लिए मेल से कम वेज यानी मजदूरी या सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, बट इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होते आ रहे हैं एंड हुए भी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ POSH इज। POSH यानी पोस्ट का विस्तार है। POSH का फुल फॉर्म होता है एक्चुअल में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, आपका वर्क प्लेस पे, आपका किसी कंपनी में सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए एक POSH है एंड इसकी प्रॉपर एक टीम होती है जिसमें एक आपके HOD आप कह सकते हैं, इनके लीड में रहते हैं, जिन्हें आप ऐसा अगर कुछ होता है तो इन्फॉर्म करेंगे एंड फिर उस पर
एक्शन लिया जाएगा अगर आपके साथ ऐसा कहीं होता है, स्पेशली ये फीमेल एम्प्लॉय के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ हजार्ड इनकाउंटर्ड इन वर्क प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट, यौन उत्पीड़न दुनिया भर के कार्यस्थलों में सामने आने वाला एक खतरा है कि इसमें क्या होता है। रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, कामकाजी जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। इंडेंजर्स द वेल बींग ऑफ वुमेन, महिलाओं की भलाई के लिए खतरा है। वीकेंस जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता को कमज़ोर करता है। एंड ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हैजार्ड है वो इन तीनों चीज़ें को इनकाउंटर करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। इसी के लिए POSH का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द POSH एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स, POSH अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है। अनवेलकम सेक्सुअली टिंटेड बिहेवियर, अवांछित यौन रूप से रंगा हुआ व्यवहार, ठीक है। वल्गर एंड अननेसेसरी कमेंट, अब आप किसी फीमेल एम्प्लॉय या फीमेल पे आप अभद्र और अनावश्यक टिप्पणी करते हैं, बहुत ही बैड चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगला है अनवेलकम टचिंग, अवांछित रूप से आप उन्हें टच करें या स्पर्श करें, या ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्सुअल हरासमेंट के ये तीनों चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आती हैं एंड फिर इस पर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू, कामगार मुआवजा अधिनियम किसको मुआवजे का भुगतान का प्रावधान करता है। वर्कमैन एंड दियर डिपेंडेंट्स, कामगार और उनके आश्रितों को। वर्कमैन ओनली, केवल काम करने वालों को। डिपेंडेंट्स ओनली, केवल आश्रित को, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है वर्कमैन एंड दियर डिपेंडेंट को। जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, मुआवजा अधिनियम है, वो सिर्फ जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, सपोज करिए आपको कुछ ऐसा है वहाँ पे डेंजर आया, ऐसा कुछ आपको चोट लगे कि आप परमानेंटली डिसेबल हो जाएं या आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके डिपेंडेंट्स जो होंगे उन्हें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत, कई बार होता है आपको एक पर्सन को नौकरी दी जाती है एंड साथ में कुछ अमाउंट जो होता है वो अलग से दिया जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन स्टेबलाइजिंग सोशल जस्टिस इज टू प्रोटेक्ट। अगर फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस्टेब्लिश करने के लिए सोशल जस्टिस, ठीक है, सामाजिक न्याय की स्थापना में पहला कदम क्या होगा, किसकी रक्षा करना है। द रिच यानी अमीरों की रक्षा करनी है। एम्प्लॉयर यानी जो नियोक्ता है आपका नौकरी देने वाला, उसकी रक्षा करनी। कस्टमर यानी ग्राहक की, या दोज हु कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आपको सोशल जस्टिस देना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि ऐसे असहाय लोग जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, गरीब हैं, सबसे पहले उन्हें आपको प्रोटेक्ट करना होगा, तभी आप सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं कहीं। अगला क्वेश्चन है, इन अटेनिंग इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी स्पेस हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता प्राप्त करने में, ठीक है, स्पेस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एकरूपता लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, लेबर लॉज हेल्प द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव दियर सोशल स्टेटस बाय बूस्टिंग द स्पेस। श्रम कानून जो है किसको बढ़ावा देकर कर्मचारियों को उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने में मदद करते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, बाकी में तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बट जो लेबर लॉ वाला चैप्टर है सिर्फ 18 क्वेश्चन है, लगभग इसमें से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। पहला ऑप्शन है वर्किंग आवर यानी काम करने के घंटे, दूसरा मोरल यानी हौसला, तीसरा प्रॉफिट्स यानी मुनाफा, चौथा है लॉसेस यानी हानियाँ। तो अगर आप एम्प्लॉई का सोशल स्टेटस बूस्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या करना है, मोरल बूस्ट करना, उसका हौसला अगर आप बुलंद कर देते हैं, सुधार देते हैं, तो उसकी सोशल स्टेटस अपने आप बूस्ट, मतलब जो सोशल स्टेटस है उसके मोरल को बूस्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इससे भी कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल में पहला क्वेश्चन है, क्वालिटी इज़ ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विदाउट, गुणवत्ता बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में है। गुणवत्ता मतलब क्या होता है, कोई प्रोडक्ट हम बनाएं तो उसमें कोई दोष हो ही ना, ठीक है, वो क्या हो, हमारे सभी क्वालिटी पैरामीटर पे खरा उतरे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्वालिटी इज़ ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विदाउट डिफेक्ट, यानी गुणवत्ता बिना दोष के, यानी या गुणवत्ता दोष के बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वालिटी सर्कल आर यूजुअली स्पेस एंड लेड बाय अ सुपरवाइजर या सीनियर। जो क्वालिटी सर्कल है आमतौर पर
होते हैं और एक पर्यवेक्षक या वरिष्ठ के नेतृत्व में होते हैं। तो क्वालिटी सर्कल हमेशा छोटा होता है, ग्रुप में क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। इसी कई बार SGA भी नाम दिया जाता है, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी जिसे बोलते हैं। ये कंपनियों में आप जाएंगे काम करने तो आपको मिलेगा कि आपकी एक छोटी सी टीम बनेगी 5-6 लोगों की, उसमें एक सुपरवाइज़र होगा जो आपको सुपरवाइज़ करेगा, बाकी लोग जो हैं उसमें मेंबर होंगे, एंड किसी एक प्रॉब्लम पे आप काम करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर आप अपनी टीम की तरफ से उससे रिप्रेजेंट करते हैं कि देखिए हमने इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने खोजा, हमने कैजन किया या हमने सुधार किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वालिटी सर्कल हेल्प एम्प्लॉयज़ वर्क इन टीम टूवर्ड्स। क्वालिटी सर्कल कर्मचारियों को टीम में स्पेस की ओर काम करने में मदद करते हैं। एक कॉमन गोल, एक सामान्य लक्ष्य, डिफरेंट गोल्स, विभिन्न लक्ष्य, सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, विभिन्न जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना, इसको हिंदी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या इंक्रीज प्रॉफिट यानी बढ़ा हुआ लाभ। तो जो क्वालिटी सर्कल है वो कर्मचारियों जो उस पर काम करते हैं एक कॉमन गोल पे करते हैं। कॉमन का यहाँ सामान्य मत लीजिएगा, कॉमन मतलब है कि उन सभी के लक्ष्य जो हैं वो कॉमन होते हैं। एक एग्जांपल के लिए सपोज करिए आपका कोई एक इक्विपमेंट है, उसमें कोई एक चीज़ बार बार टूट रही है, ब्रेक हो रही है, तो आप क्या करेंगे, अपना क्वालिटी सर्कल में उसको टारगेट लेंगे, गोल लेंगे कि इसमें हमें एनालिसिस करना है क्यों ये टूट रहा है, एंड इसमें कुछ ऐसा हम सुधार कर देंगे कि ये जो अभी 1 महीने में टूट रहा है ये कम से कम 6 महीने चले, एंड उसी को फिर आप मिल के करेंगे, उसी को बोलते हैं क्वालिटी सर्कल, उसी को बोलते हैं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना। तो यहाँ क्या हो गया, उस क्वालिटी सर्कल का पूरा क्या होगा, एक कॉमन गोल होगा, सामान्य लक्ष्य कह लें या कह लें एक समान लक्ष्य होगा, मतलब सेम लक्ष्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इट्स। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक संगठन को उसके स्पेस की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। कस्टमर्स यानी ग्राहकों, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ता, मैनेजर्स यानी प्रबंधकों को। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक्चुअल में कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो हेल्प करता है वो अपने जो कस्टमर की नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई प्रोडक्ट बनाएं, आपका पहुंचना किसके पास है, एंड यूज़र कौन है, आपका ग्राहक है जो खरीदेगा एंड यूज़ करेगा उसको, ठीक है। तो अगर उसमें क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो सेटिस्फाई होंगे एंड बार बार आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, स्पेस इज अ टूल यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इट हैज़ 4 स्टेजेज। एक ऐसा टूल है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने और डिसीजन लेने में मदद करता है जिसकी टोटल 4 स्टेजेज हैं। तो एक्चुअल में वो क्या है, ये है आपका जिसे हम कहते हैं ना PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। क्या है, सबसे पहले आप कोई काम अगर करने जा रहे हैं पहले आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, देन आप उसे करेंगे, ठीक है। करने के बाद आप उसमें चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आप जो चेक करेंगे उसमें जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन लेंगे, ठीक है। ये एक साइकिल होती है, जस्ट PDCA, ठीक है। साइकिल ऐसे चली, आपने एक्ट किया मान लीजिए, अब जो भी आया एक्ट आपने जब किया उस पर फिर से प्लान डू चेक एक्ट जो भी होगा, इस तरह से आप चीज़ों को इम्प्रूव करते रहेंगे इसी साइकिल में। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, PDCA मॉडल हैज़ कितनी स्टेजेज, पीछे ये भी बात हुई है, कितनी, 4, यानी 4 स्टेज हैं, प्लान डू चेक एंड एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का सामान्य लक्ष्य ग्राहकों के क्या है, इमोशंस यानी भावनाओं को समझना, हेल्थ यानी स्वास्थ्य को समझना, हेल्थ की हिंदी मिस्टेक से यही आ गया यहाँ पे, इनकम यानी आय को समझना, नीड्स यानी ज़रूरत को समझना। तो देखिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का सामान्य लक्ष्य होता है जो आपके ग्राहक है, जो आपके कस्टमर हैं, उनकी आप ज़रूरत को समझो, क्या ज़रूरत है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट में अपने सुधार करो, तब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, ठीक है। तो नीड्स को समझना है आपको कस्टमर्स की। अब आ गई आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग डिसीजंस। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए, योर मूड यानी अपने मिजाज या अपने मूड पर, द चॉइस ऑफ योर फ्रेंड आपके दोस्तों की पसंद पर, द रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी आपके समुदाय के नियमों पर, या योर पर्सनल प्रायोरिटीज़ आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। ABCD क्या सही आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, जिसके भी आंसर सही होंगे मैं लाइक ज़रूर करेंगे उस पर। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो आपने लाइक बटन दबा दिया होगा, नहीं दबाया तो अभी मौका आप दबा दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए जिससे सभी को इससे हेल्प मिल सके। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों तक ये पहुँचेगा
एंड लोगों को उससे मदद भी मिलेगी एंड हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी टीम बढ़ रही है। अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया, दबा लीजिए, आपको इस चैनल पर रहने का कभी रिग्रेट नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस पे ITI के अपडेट के साथ साथ जॉब, अप्रेंटिसशिप और पढ़ाई की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।